स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और आज का हमारा सवाल नंबर 32 है। इसमें कहा गया है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल में। इसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध, एक मिनट जाइए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। तो प्रश्न नंबर 33 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिम्बसार। ठीक है, एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ होना चाहिए था वैद। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, वैद शब्द होना चाहिए। तो मैं सवाल को फिर से पढ़ दे रहा हूँ। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि बिम्बसार। ठीक है, बिम्बसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रागौत के राज में चिकित्सा सेवा के लिए भी भेजा था। तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। अब 34 के बारे में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यमुना नदी। ठीक, इसी ध्यान देना, बी वाला हो जाएगा यमुना नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर यानी कि एक स्थान है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सूची के बारे में। ऐसे सवाल हम लोग कई सारे सवाल कर चुके हैं। फिलहाल दो सूची दिया गया, एक सूची में उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं और दूसरी सूची में राजधानी है। तो आपको ये बताना है कौन से जनपद की कौन सी राजधानी से संबंधित है। ठीक है, पहला आता है ए यानी कि कुरु, इनका संबंध हो जाएगा इंद्रप्रस्थ यानी पॉइंट नंबर 4 से। बी है पांचाल, इनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 से। ठीक है, सी है कौशल, इनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 यानी कि साकेत से। डी है वत्स, इनका संबंध हो जाएगा कौशाम्बी से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल था, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे सेम सवाल है, मतलब उसी तरीके से पूछा गया है सूची के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक सूची में दिया गया है महाजनपद के नाम और दूसरी सूची में दिया गया है राजधानी। तो आपको बताना है कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी है। सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है मत्स्य। ठीक है, तो इनका संबंध हो जाएगा, एक मिनट जाइए, इनका संबंध हो जाएगा विराटनगर से। ठीक है, ये फिर आता है बी में है कुरु, इनका संबंध हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, अभी हम लोगों ने बात किया है। सी में है शूरशैल, इनका संबंध हो जाएगा मथुरा से। और डी में है अश्मक, इनका संबंध हो जाएगा पोतन से। ठीक है, देखो दोस्तों, एक बात ध्यान देना, सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है सिंगल करके भी, कि जैसे पोतन राजधानी का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो आपको एक सवाल में 4 सवाल और मिल चुके हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। इसमें कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, तो 4 में से कोई एक होगा जो सुमेलित नहीं होगा और बाकी 3 तो भाई अपने आप ही सुमेलित हो जाएंगे। अब आइए जानते हैं उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शूरसेन का संबंध कौशाम्बी से नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है और सवाल के हिसाब से उत्तर भी यही होगा, क्योंकि पूछा गया है कौन जो सुमेलित नहीं होगा वो आपको बताना है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कंबोज का संबंध हो जाएगा राजपुर से, राजपुर। ठीक है, अश्मक का संबंध हो जाएगा पोतन, अभी हम लोगों ने बात किया। कौशल का संबंध हो जाएगा श्रावस्ती, यानी कौन सी किसकी राजधानी थी ये पूछा गया है। तो शूरसेन का कौशाम्बी नहीं होगा, तो शूरसेन का क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया, शूरसेन का हो जाएगा मथुरा। ठीक, बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 के बारे में। यहाँ बहुत ही शानदार सा सवाल है, ध्यान देना। इसमें कहा गया है पॉइंट नंबर ए में, पॉइंट नंबर आर में। ए में है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। ठीक है, और आर में है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। अब 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, अब आइए अपना उत्तर देते हैं, समझते हैं क्या उत्तर होगा। इसके बारे में दोस्तों बात करें इस सवाल के बारे में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यानी कि ये वाला, मतलब सी वाला, मतलब ये उत्तर सही होगा। यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। यानी अगर हम लोग बात करें तो ए सही, यानी लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, ये बात सही है। लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, तो ये बात जो है असत्य है, यानी सही नहीं है, गलत है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इस थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए। इसमें कहा गया है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि
मशक, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी जो थी वो क्या थी, मशक था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 के बारे में, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। 40 में भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। 4 पॉइंट दिया गया है, 1 2 3 4। आइए बात करते हैं कौन सा सही होगा। पहले उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 2 3 पॉइंट। यानी कि अगर हम बात करें ये वाला सही होगा, यानी 1 2 3, यानी कि भारत में सिकंदर की सफलता होने के 1 2 3 3 पॉइंट है। कौन कौन से आइए जानते हैं। पहला है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सत्य है। दूसरा है उसकी फौज बेहतर थी, ये भी बात सत्य है। और तीसरा है उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, ये भी बात सत्य है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 के बारे में। इसमें कहा गया है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो 41 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व, यानी कि पोरस, ठीक है। तो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस यानी कि पूर्व को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे उसका राज वापस करने के साथ कुछ इलाके भी प्रदान किए थे, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 42 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। अब चारों ऑप्शन में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मिनट चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डाईमेकस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ये पीसीएस के 2015 में सवाल आ चुका है। बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये जान लो, इस बार पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बोल देता हूँ, पढ़ देता हूँ, ध्यान सुनना। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है, ये बात आप सभी को मालूम होगा। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो एक चीज़ सब ध्यान देना कि उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी और कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।